हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आज हम सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि कितना हमने प्रिपेयर किया है और कैसे हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी प्रिपरेशन की। तो चलो पहले तो आप बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है, सो हम आगे कंटिन्यू करें। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क करो सो दैट विल कंटिन्यू। हम स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है केमिस्ट्री पर्पस के लिए, क्योंकि आज हम हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, विच इज़ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, और दूसरा है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं क्यों यूज कर रही हूँ फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर को? बिकॉज दीज टू चैप्टर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विथ ईच अदर। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमको पता है कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं, केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, वो सभी की सब जो हैं हम यूज़ करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 में। इसीलिए आज हम डायरेक्टली फर्स्ट और चैप्टर नंबर 3 को लिंक करके पढ़ेंगे ताकि हमारे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि भाई कॉपी पेन लेके बैठना सो दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए आंसर्स देने के अंदर और इक्वेशंस को सॉल्व करने के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना कॉपी पेन के हम कोई भी एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। विल स्टार्ट विथ ऑल द क्वेश्चन। भाई जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आते हैं और भी बहुत कुछ आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 1 और 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा पूरा टारगेट ये रहेगा कि हम जितना भी 2026 का बोर्ड है उसको हम क्रैक कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट इज एमसीक्यूज। हम पहले एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड कैसे हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। चलो, द फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो बेटा, चलो अब जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो कि कैसे हमारा जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है ये सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? अब बहुत स्लो स्लो चलेंगे ताकि हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकें, और कोई जल्दी नहीं है, आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से सॉल्व करो ताकि आप इजीली सारे काम कर सको। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हमको पता है कि जब भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखने हैं? तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि भाई टू सॉल्ट्स हमको दिखेंगे, यानी कि जिनके अंदर केटायन और जिनके अंदर एनायन प्रेजेंट होगा, वो हम पहले नोटिस करेंगे कि दोनों क्या होने चाहिए, सॉल्ट्स होने चाहिए, दोनों ही सॉल्ट होने चाहिए। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट, आयंस एक्सचेंज होने चाहिए, जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है कि आयन एक्सचेंज होंगे। गॉट इट? तो ये दो चीजें हमको बहुत अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट में याद रखनी है। और बात को थोड़ा समझोगे तो ये तुम देखोगे कि भाई जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो पहले हम दिमाग में बिठा लें कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, और फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पे जंप करेंगे। तो ऑप्शंस यूं क्लिक करेंगे, बहुत जल्दी ऑप्शन समझ में आ जाएगा और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट में देखो, एक मेटल है
और एक सॉल्ट है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर सॉल्ट होना चाहिए, यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए, आयंस के फॉर्म में होने चाहिए। या अगर हम सॉल्ट भी ना कहें तो हम जनरली ये कहें कि भाई एक आयनिक कंपाउंड होना चाहिए पूरा का पूरा, एक कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आयंस को हम एक्सचेंज करते हुए दिखा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है Na2SO4, BaCl2, BaSO4 और NaCl। यहाँ पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है हमारी कि भाई दोनों ही हमारे आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है आयंस एक्सचेंज होने चाहिए। तो क्या आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं? हाँ, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है, कंबशन रिएक्शन है ये। और ये भी हमारी कौन सी है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। इसमें जो एक ऑप्शन कंप्लीटली फिट बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। अब ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और इसके अंदर हमको ये याद रखना है कि भाई यहाँ पर ये हमसे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है कि मेटल की वो एबिलिटी जिसे उसे थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो, मेटल की दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं उन दो प्रॉपर्टीज के बारे में। एक है मेलिएबिलिटी और दूसरी है डक्टिलिटी, और दूसरी है डक्टिलिटी, और दूसरी डक्टिलिटी। अब यहाँ डक्ट वर्ड लिखा है, सो इट्स लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखेगा, डक्ट्स जैसे होते हैं बिल्कुल ये वैसा दिखेगा। तो ये कुछ कुछ सिमिलर नहीं लग रहा तुमको वायर की तरह? तो इसे डक्ट को वायर से जोड़ने का सिर्फ एक यही तरीका है कि आप डक्ट का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में याद रख लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है डक्ट का वो नजर आएगा। तो ड्रॉन इनटू थिन वायर्स तो वो कहलाएंगे आपकी डक्टिलिटी। अब मुझे किसी और पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू शीट्स, थिन शीट्स के अंदर मेटल्स कन्वर्ट हो सकते हैं। करणवीर, आपका नाम ले लिया मैंने। गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो दीज आर द क्वेश्चंस कि भाई थिन वायर्स हैं, तो थिन वायर्स का मतलब होता है कि वो डक्टिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी इज द आंसर। मेलिएबिलिटी शीट्स हो गई। कंडक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसफर करेंगे हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, इनको वन प्लेस टू द अनदर प्लेस वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करेंगे, एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे सोनोरस के अंदर। उन्हें हम ये सारी की सारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी भाई। मेलिएबल होते हैं मेटल्स, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल सोनोरस होते हैं, लास्टरस होते हैं, मतलब शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल की। ये सब के सब क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत अलग अलग तरीके से, कभी 2 मार्क्स में, कभी एमसीक्यूज में, कभी असर्शन रीजन में, हर जगह इसको पूछा गया है। A few pieces of granulated zinc, zinc है, are taken in a test tube and 2 ml of sodium hydroxide solution। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaOH के साथ में हो रही है, is added to it when the contents are warmed। अब इसे थोड़ा सा हीट करेंगे हम, the product formed is, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा ये पूछ रहा है।
क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, जब भी एक मेटल एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नॉर्मल मेटल की बात कर रही हूं मैं। जब एक मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली, जब एक मेटल बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और दूसरी वो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करेगा। ये फिक्स्ड है, मतलब चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मेटल के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करने वाला है। बट द सेकेंड थिंग इज कि भाई हर बेस के साथ सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। हमें भी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही मेटल्स दे रखे हैं जो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनमें से कौन सा सॉल्ट बनेगा। हमको पता है कि जो सॉल्ट बनने वाला है क्योंकि जिंक है तो वो बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा। नाउ द टास्क इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, क्योंकि यहाँ सब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा सोडियम जिंकेट का? लेट्स चेक द फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन है, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, चाहे एल्यूमिनियम हो या फिर जिंक हो, ऑक्सीजन 2 ही आने हैं। ऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 2- का। तो भाई कितने ऑक्साइड हैं, 2 हैं, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, -4 टोटल चार्ज हो गया। इस -4 को बैलेंस करने के लिए सोडियम को भी आना है और जिंक को भी आना है। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि जिंक के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 2+, यानी कि अगर इसके साथ में एक जिंक लगा दूंगी तो इसका सिर्फ कितना चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, -2 चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो रिमेनिंग चार्ज कौन न्यूट्रलाइज करने वाला है, सॉल्ट है ना। सॉल्ट पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो भाई -2 तो इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो रिमेनिंग कौन न्यूट्रलाइज करेगा, सोडियम। और एक सोडियम पर होते हैं +2, तो यहाँ कितने सोडियम यूज होंगे, 2 सोडियम। तो फॉर्मूला इज Na2ZnO2। दिस इज योर आंसर और ये इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ एम्फोटेरिक नेचर शो करने वाले मेटल्स ही आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शन शो करते हैं। हर मेटल बेसिस के साथ, किसी भी नॉर्मल बेस के साथ कभी भी डायरेक्टली रिएक्शन नहीं दे सकता। ये थोड़ा सी बात हमको ध्यान में रखनी है। तो सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल यानी कि हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की और दूसरी हम बात करेंगे जिंक की, सिर्फ यही हमको देखने को मिलते हैं जब हम रिएक्शन करवाते हैं। अब रिएक्शन में भी जो बेसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH को ही यूज किया जाता है, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मेटल एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। एक मेटल है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है और उसे हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली देखा जाए तो नाइफ के साथ कट करने वाले कौन कौन से मेटल्स पढ़े हैं हमने, एक पढ़ा है हमने सोडियम और एक पढ़ा है हमने पोटेशियम। ठीक है, इट इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इन्हें खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ वाटर, ये वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो चाहे सोडियम हो NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और अब याद है इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जो है वो डायरेक्टली फायर कैच कर लेती है, वो डायरेक्टली फायर कैच कर लेती है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है एक्स को, तो अब इन दोनों में से जो भी तुम्हें यहाँ एक दिख रहा होगा वही होगा। भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से।
तो इसके लिए मुझे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बट यहाँ मुझे कोई नीड नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने की। सोडियम दिख रहा है, यही ऑप्शन है हमारा। फॉस्फोरस तो मेटल भी नहीं है, वो तो नॉन मेटल है। और कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन करता है, बट नॉट दैट मच वाइग्रस जितनी कि सोडियम और पोटाशियम करते हैं। बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। और अगर आपको याद हो तो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि भाई कैल्शियम की सरफेस पर हाइड्रोजन स्टिक हो जाती है और वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि कैल्शियम भी अपना क्या नेचर शो करता है जिस टाइम पर हम बात करते हैं कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग खुद बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन को शो कर रहा है, क्योंकि बहुत इजी है बैलेंसिंग को चेक करना। दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के हमको इक्वल करने होते हैं, जिससे हमारा मास बराबर हो जाता है। और बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, ये भी हमको याद रखना है कि भाई बैलेंसिंग में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जल्दी से बताओ कि कौन सी इक्वेशन या कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, चलो चेक करते हैं। इधर आयरन का एटम एक दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहे हैं आयरन ऑक्साइड में। तो ये यहीं पर गलत हो गई है कि भाई एक तरफ तो एक ही एटम है और एक तरफ 3 एटम्स हैं, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। उसने कहा जो बैलेंस्ड हो सिर्फ उसी को आप करेक्ट ऑप्शन शो करोगे। नेक्स्ट, यहाँ 3Fe हैं, यहाँ भी 3Fe है। अब तक तो बिल्कुल ठीक है कि भाई दोनों तरफ 3 आयरन प्रेजेंट है। 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होती है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन होंगी? 4। तो यहाँ पर 4, यानी कि यही ऑप्शन मुझे करेक्ट दिख रहा है, जहां पर हमारे सारे के सारे एटम्स जो हैं ये बैलेंस्ड हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वो इक्वल हैं, सो दैट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी यहाँ पर एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेटल्स जिंक एंड टिन are dissolved separately in definite proportion in molten copper। मोल्टन कॉपर यानी कि कॉपर को हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने पर स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगा। द प्राइमरी कॉपर यहाँ पर प्राइमरी मेटल है। टू ऑब्टेन टू डिफरेंट अलॉयज, अब हमको पता है अलॉय क्या होता है। अलॉयज इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय में हम अलग अलग मेटल्स को मिक्स करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें एनहांस करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। रिस्पेक्टिवली नोन एज, उन्हें क्या कहेंगे? तो पहला मिक्स करना है हमको जिंक और दूसरा मिक्स करना है हमको टिन। तो भाई कॉपर के साथ जब जिंक मिक्स होता है तो वो ब्रास कहलाता है, और कॉपर के साथ जब टिन मिक्स होता है तो वो ब्रॉन्ज कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ब्रॉन्ज एंड ब्रास नहीं, ये रिवर्स लिखा हुआ है। ब्रास एंड सोल्डर ये भी नहीं है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज ये ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा सी। अब यहाँ पर एक नया अलॉय लिखा हुआ है, दैट इज सोल्डर। क्या होता है सोल्डर, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है सोल्डर क्या होता है? सोल्डर जो होता है आपका वो होता है अलॉय
कौन से दो मेटल्स होते हैं इसमें? एक होता है लेड और एक होता है टिन। टिन और लेड के अलॉय को हम सोल्डर कहते हैं। तो एक नया जो है चीज हमें मिल रही है वो है लेड और टिन के जो अलॉयज होते हैं। जिंक और टिन नहीं होता बेटा, लेड और टिन होता है, ठीक है। लेड और टिन होता है तुम्हारा सोल्डर, ये सोल्डर है, दिस इज सोल्डर। ये भी हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में जहां पर कोरोजन को डिस्कस किया गया है, वहीं पर एक पैराग्राफ में मेंशन्ड है अबाउट द सोल्डर, ब्रास, ब्रॉन्ज। तो आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखने हैं कि भाई कौन से अलॉय के लिए किस किस मेटल को डिसॉल्व किया जा रहा है या मिक्स किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है असर्शन रीजंस। असर्शन रीजंस जो होते हैं इनमें हमें पर्टिक्युलरली हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से देखना होता है ताकि हम प्रॉपर उनका आंसर दे सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करें विद द फर्स्ट असर्शन। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा इसको मत पढ़ो, अभी जस्ट मुझे ये बताओ कि क्या सच में रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है या नहीं होता। रीजन को पढ़ना ही नहीं है अभी हमको, सिर्फ जनरली जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसको उसको दिमाग में चलाओ कि भाई क्या सच में रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है, क्या ये पॉसिबल है, यस और नो। अरे तुम तो आंसर देने लग गए। रेस्पिरेशन इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। द रीजन, जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उसके बाद हमारे सेल्स उस ग्लूकोज से बनाते हैं एटीपी। तो जितनी भी एनर्जी ग्लूकोज के बॉन्ड्स को तोड़ के जनरेट होती है वो सभी किस में कन्वर्ट होती है, एटीपी में। या आपने बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं, एनर्जी जनरेट हो रही है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ, जिसे ही हम फर्दर क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इसका आंसर अब दोनों, हमारा असर्शन भी ठीक है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमारा रीजन भी ठीक है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमको याद रखना है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम जब ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, हमारे सेल्स जब उनको ब्रेक करते हैं, तो उन सेल्स से जो एनर्जी जनरेट होती है उन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। हाँ, ये हमारी 1.1 एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 1 की, कि मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, जलाने से पहले, हीट करने से पहले, बर्न करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं पढ़ रही रीजन क्या लिखा है, मैं जनरली याद कर रही हूं कि मैंने इसमें पढ़ा क्या क्या था, ठीक है। तो मैग्नीशियम को सैंडपेपर से रब करने का रीजन था मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना, ठीक है, क्योंकि ये फिर मेरी रिएक्शन में इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। तो नेक्स्ट क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, प्रॉपरली बनाए, ठीक है, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। अभी मैंने कहा कि किसकी लेयर रिमूव करनी है मुझको, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव करनी है, लेकिन ये कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 बोल रहा है ये। क्या MgCO3 पॉसिबल है, नहीं है। तो अब भाई असर्शन तो ठीक हो गया लेकिन रीजन गलत है, तो सी इज द ऑप्शन, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट,
Silver articles becomes black after some time when exposed to air. सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे हम उन्हें एयर से एक्सपोज करते हैं. सिल्वर रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर नाइट्राइड. जब सिल्वर एयर में आता है तो वो सल्फर के कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके AgS बनाता है. सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है. इसका ये मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन भी क्या होगा, सी होगा. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि सिल्वर नाइट्राइड नहीं सिल्वर सल्फाइड बनता है. सिल्वर सल्फाइड बनता है, सिल्वर नाइट्राइड नहीं बनता. ये हमको याद रखना है क्योंकि सिल्वर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत फ्रीक्वेंसी के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं. आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नो डाउट. हमको बहुत अच्छे से पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक केटायन और एक एनायन को मिक्स करके बनाए जाते हैं. ठीक है. इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको मेल्ट करना, इनको फिर चेंज करना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है. ठीक है. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा. अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. क्या ये सही है? मुझे क्यों नहीं लग रहा? देखो, इसने पहले वाले में कहा कि आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है. नो डाउट. तो भाई रीजन भी तो उसी का लिखना चाहिए ना कि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. ये कह रहा है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए. बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. This is the right answer and very good. चलो नेक्स्ट. ये फिर अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है चैप्टर नंबर 3 का, जहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल्स की, और वहीं हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो एसिड से रिएक्शन करने पर रिलीज होती है. ठीक है. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो हाइड्रोजन रिलीज होती है तो उसे वाटर में कन्वर्ट करवा देता है. ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट and reduces the hydrogen produced in the reaction to water. इसने कंसेप्ट तो सही लिखा है बट रिड्यूसेस यूज कर लिया, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये ऑक्सीडाइज जो है वो करवाता है, हाइड्रोजन को कन्वर्ट करवाता है वाटर में. तो इसका स्टेटमेंट ठीक है लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? आंसर होगा. एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, रिड्यूस नहीं करनी है हाइड्रोजन को. चलो अब हम बात करते हैं कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की जो बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चन पेपर्स में देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए मार्क्स गेनिंग होती हैं. पर पता है बहुत बार आप लोग क्या गलती करते हो, आप 2 मार्क्स में टू मच थ्योरी लिखते हो. इतनी थ्योरी लिखते हो कि आपको
सोचना चाहिए कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आंसर लिखें, पॉइंट्स में आंसर लिखें और खत्म करें। ठीक है, चलो अब द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 11। अटोमिक नंबर है एक x एलिमेंट का 11। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x एंड फाइंड इट्स वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और वैलेंसी भी बतानी है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट मार्क किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर और डायरेक्ट लिखना है 281, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम 9th क्लास के ऑक्टेट रूल के हिसाब से 281 लिखेंगे। कह रहा है वैलेंसी कितनी है? भाई वैलेंस शेल में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको अनस्टेबल बना रहा है, तो ये इसको डोनेट कर देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है? 1। तो इसकी सेकेंड में क्या लिखोगे? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1। खत्म हो गया आंसर। यहां आप लोग थ्योरीज लिखने बैठ जाते हो। कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता आपकी थ्योरीज, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखा करो। सेकेंड, राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। फॉर्मूला भी लिखो और नेचर भी बताओ कि ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा। तो फॉर्मूला हो गया आपका, इसके अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Na, हमको पता है ना भाई X11 नंबर पे कौन आता है? सोडियम आता है। अगर उसने हमको नहीं बताया है तो हम X से काम चलाएंगे। X ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बन गए 1+। ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्साइड पे चार्ज होता है 2-, तो फॉर्मूला बन जाएगा X2O। ये हो गया हमारा आंसर। और देखो ना मैंने कोई थ्योरी लिखी ना कुछ लिखा, लेकिन अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर दी कि क्या है ये। वेरी गुड, आई नो वेरी वेल द मेटल इज सोडियम। बट उसने कहीं पर भी आपसे पूछा नहीं कि वो कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के बारे में बताओ। तो भाई जनरली जब वो हमसे नहीं पूछता कि कौन सा एलिमेंट है, तो उसने हमको जो भी सिंबल प्रोवाइड किया है XYZ, हम उसी से ही उसको फॉर्मूला बना के बता देते हैं कि हमको पता तो है ही कि क्या वैलेंसी होनी है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होनी है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला। तो मैंने इसीलिए X2O बनाया है। अगर आप सेफर साइड पे या आप सोचते हो कि नहीं भाई हमको आता है तो हम बताएंगे, तो आप Na2O बना सकते हो। ठीक है, साइड में Na2O बना देना ताकि पता चल जाए सामने वाले को कि आपको बहुत कुछ आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन for the reaction between barium chloride and aluminium sulfate। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इक्वेशन लिख के दिखानी है, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले लिखना है बेरियम क्लोराइड। अब जिन जिन को भी नहीं याद के बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने तुमसे बैलेंसिंग भी करवा ली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये भी पता कर लिया कि क्या तुम्हें 9th क्लास के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज जनरेट करने आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत बार हमको वर्ड इक्वेशंस ही दी जाती हैं और फिर हमें फॉर्मूले बनाकर उनको फिर बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो बेरियम पे चार्ज होता है 2+, क्लोराइड पे चार्ज होता है 1-, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। अब ये मत करके दिखाना उसको एग्जाम में, ये तुम अपने दिमाग में करना या रफ में करना अगर फॉर्मूले याद ना हो तो। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3+ और सल्फेट पे चार्ज होता है SO4 2-। क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2 SO4 होल थ्राइस। अब क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन था तो ये मस्ट था कि मैं इसे ब्रैकेट में बंद करूं ताकि मैं अपने 3 को इसके आगे प्लेस कर सकूं और इसे प्रॉपरली दिखा सकूं कि भाई
दो एल्यूमिनियम के आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 3 सल्फेट के आयंस को यूज किया है, इसीलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, दोनों ही आयोनिक कंपाउंड्स है, तो दे एक्सचेंज देयर आयंस, तो इट विल बिकम BaSO4 और AlCl3। अब बैलेंस करो, बना दी मैंने इक्वेशन, करो बैलेंस। वेरी गुड। ओ थैंक यू सो मच अंश। मैं भूल गई पीछे के क्वेश्चन में कि उसने एक चीज और, जितने आप लोग बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इसने नेचर भी पूछा था। तो भाई जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, ये बेसेस होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इनका नेचर बेस होता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। चलो हो गई बैलेंस। चलो बैलेंस करते हैं। इधर 1 बेरियम है, इधर 1 बेरियम है, ठीक है। और करो भाई, नहीं आती मुझे, सच में नहीं आती, तुमको ज्यादा अच्छे से आती है। 2 एल्यूमिनियम, मैंने 2 एल्यूमिनियम कर दिए, ठीक है। इससे मेरे क्लोरीन कितने हो गए, 6 क्लोरीन, तो ये 6 क्लोरीन कर दिए। फिर उसके बाद बेरियम 6 हो गए, ये बेरियम 6 कर दिए, ठीक है। मैं बस बढ़ाती जा रही हूँ, जैसे ही नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं सॉल्व करती जा रही हूँ, उसको बढ़ाती जा रही हूँ। तो आप आराम आराम से सॉल्व करते रहो, पहले कोई जल्दी नहीं है हमको, आराम आराम से करो, गलती नहीं करनी है बस, ठीक है ना। तो ये हो गए 6, अच्छा सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर, 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे 3, क्योंकि इस फॉर्मूले में ऑलरेडी कितने हैं हमारे पास, ये 6 हैं, तो ये हो गए हमारे 6 क्लोरीन। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम हो गए, बेरियम हाँ 3 कर दो, तो देखो 3 बेरियम, 3 बेरियम, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट, 3 सल्फेट। हो गई बैलेंस। चलो मुझे भी नहीं आता भाई, मैं भी तुम्हारे साथ साथ सीख रही हूँ, ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। डिफाइंड एनोडाइजिंग, हाउ डज इट प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। सबसे पहले एनोडाइजिंग होता क्या है, तो एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल थिकनिंग करवाते हैं हम, आर्टिफिशियल थिकनिंग कराते हैं हम एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम का के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो ये होती है कि एल्यूमिनियम जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसे फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करता है, मतलब ये अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेता है अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाकर। दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। बट अगर यही चीज हम आर्टिफिशियली करवाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, हम एक कंटेनर लें, उस कंटेनर में एक एनोड एक कैथोड लगाएं, और एनोड की जगह पर हम किसको प्लेस करें, हमारे एल्यूमिनियम के आर्टिकल को प्लेस करें, और इसके पास हम बहुत सारी ऑक्सीजन को भेजें, ताकि जो लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, थिक हो जाए, तो वो फर्दर उसके और ज़्यादा प्रिवेंशन में उसकी हेल्प करे। तो दिस इज एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग इज सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन।
आर्टिफिशियली अगर हम ये चीज़ करवाते हैं तो वो एनोडाइजिंग कहलाती है। हाउ डज इट प्रोटेक्ट? भाई अभी मैंने बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। अगर आपको याद हो, थर्माइट रिएक्शन के अंदर भी यही चीज़ कुछ होती है जो हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, वेरी गुड। जहाँ पर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है उसे इंक्रीज कर रहे होते हैं एल्यूमिनियम के आर्टिकल के ऊपर, ताकि वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और इंटरनली जितनी भी लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम हैं उन्हें और फर्दर कोरोजन से बचा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What is observed when a solution of potassium iodide is added to the solution of lead nitrate? Name the type of reaction. अब यहाँ भी आप लोग क्या करते हो, लिखने बैठ जाते हो येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। क्यों बनेगी भाई? डायरेक्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन पता है हमको। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। भूल गई मैं तो, क्या होता है? प्लस Ki, यही होती है क्या? या PbNO3 होता है? क्या होता है? नहीं बेटा, एनोडाइजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बराबर नहीं होती है। एनोडाइजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के इक्वल नहीं होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी एक मेटल को दूसरे मेटल की सरफेस के ऊपर हम पेस्ट कराएं, जैसे कि हम सिमिलरली आयरन के साथ करते हैं गैल्वेनाइजेशन में। दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पर हम आयरन की सरफेस पर जिंक को पेस्ट कर देते हैं या प्लेट कर देते हैं, ताकि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके और आयरन को बचा सके। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम अपने आप को खुद ही बचा रहा है। ठीक है, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर जनरेट करके। ओके, क्या बनता है? PbI2 प्लस KNO3, यही बनता है क्या? सही लिखी है मैंने? तो यहाँ पर हमारा PbI2 जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कैसी प्रेसिपिटेट बनती है इसकी? येलो प्रेसिपिटेट बनती है। इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। किस टाइप की रिएक्शन होती है ये? तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड, बता नहीं रहे हो? पूछ रही हूँ कि मुझे नहीं आता, नहीं आता, सुनते ही नहीं हो। येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होती है। तो कौन से टाइप की है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या ऑब्जर्व करोगे? तो येलो प्रेसिपिटेट हम PbI2 का ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट X है, एक एलिमेंट Y है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 शेल्स। तीन तीन शेल्स हैं दोनों में, इसमें भी 3 शेल हैं, इसमें भी 3 शेल हैं, इसमें भी 3 शेल्स हैं, दोनों में 3 शेल्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनकी वैलेंस शेल में, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X एंड Y कंबाइन विथ ईच अदर। जब X और Y दोनों कंबाइन होंगे तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो बताना है हमको। और साथ साथ विच ऑफ द टू इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इन दोनों में से कौन सा वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, तो भाई एक्स वाला जो है वो 3 शेल्स हैं और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अंदर की सारी शेल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो बनेगा 281।
ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो 2 8 7, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा x, और y उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और स्टेबल होगा। जो डोनेट करता है वो बनता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब x जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, x जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक्स वाई, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। याद है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, देखो NaCl ही था ये, उस एक NaCl को CBSE ने अपने पेपर्स में इतना टफ बना दिया कि मुझे उस पर काम करने का टाइम लगे। ठीक है, NaCl ही है ये, कि एक का क्या इलेक्ट्रॉनिक काउंट देख लो, गिन लो ना, 2 8 1 11 और ये 17, सोडियम और क्लोरीन ही हैं जिनको सिर्फ एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप इजीली उन पर थोड़ा सा टाइम दो उन्हें करने का। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो अब जल्दी जल्दी करो, पढ़ो पहले। Element X is a silvery white metal that is used to join cracked railway tracks. When X is heated in air, it forms an oxide Y. अगर हमें याद है तो हमने रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करते टाइम दो मेटल्स पड़े हैं, एक मेटल है आयरन और एक मेटल है एल्यूमिनियम। अब ये इन दोनों में से किसकी बात कर रहा है वो आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ के समझ में आएगा। जब इसे एयर में हीट किया जाता है तो ये ऑक्साइड बनाता है वाई, और इन दोनों में से किसी एक का जो होगा वो वाई ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्साइड Y is unique because it reacts with both sodium hydroxide and hydrochloric acid to produce salt and water. इसका मतलब ये बात कर रहा है इसकी एम्फोटेरिक की, जो हमें जनरली थर्माइट के अंदर दिखाया गया है। याद है ना, रेलवे ट्रैक वाली रिएक्शन जो है वो थर्माइट रिएक्शन के फॉर्म में यूज की जाती है। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स और वाई, तो भाई फर्स्ट आंसर होगा एक्स इज एल्यूमिनियम एंड वाई इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वाई विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करना है, Al2O3 की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ में। करो, क्या आएगा आंसर? है सोडियम कैसे हो जाएगा एक्स भाई? वाई तो ऑक्साइड है, तो सिंगल मेटल तो हो नहीं सकता। ठीक है, वाई ऑक्साइड है तो सिंगल मेटल तो नहीं हो सकता। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और NaOH जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से सामने से आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो एम्फोटेरिक है, एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, तो सॉल्ट बनेगा एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनेगा और साथ में रिलीज होगा वाटर। ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट कहलाता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और यहाँ क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? चलो नेक्स्ट।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत फ्रीक्वेंसी के अंदर देखा है। मैग्नीशियम और क्लोरीन का हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से किस तरह से MgCl2 जो है वो बन के तैयार होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड अगर आपने एनसीईआरटी बहुत डिटेल से पढ़ी है तो आपको याद होगा, जहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स हैं चैप्टर नंबर 3 में, वहीं पर सोडियम और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू यूज, आपको वो स्ट्रक्चर यूज करना है सिमिलरली किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो भाई मैग्नीशियम के, अब आप चाहो तो पूरा पूरा मैग्नीशियम बना सकते हो, मैं आपको दोनों बता सकती हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282। अब या तो आप सिर्फ वैलेंस शेल बना दो कि भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप पूरा एटम बना दो वो शेल वाला स्ट्रक्चर जैसा हमने 9th क्लास में सीखा था। 3 शेल्स हो गए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सामने से ये किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और क्लोरीन के साथ भी यही केस रहेगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो मैग्नीशियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे क्लोरीन को डोनेट करेगा, क्योंकि एक क्लोरीन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 होती है, यानी कि एक क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को डोनेट करेगा। तो आप चाहो तो ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हो, और चाहो तो सिर्फ वैलेंस शेल को यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हो, कि सिर्फ वैलेंस शेल दिखा दी कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से 2 क्लोरीन आकर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, और लास्ट में ये बन जाएगा MgCl2। ठीक है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, जिसकी वजह से हम इनको यूज कर सकेंगे। हाँ बेटा, डॉट स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर्स हमको चैप्टर नंबर 4 के अंदर में पढ़ाए गए हैं। हमें नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बताया गया है, हमें ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बताया गया है, हाइड्रोजन का बताया गया है, हमें वाटर मॉलिक्यूल का बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें डॉट स्ट्रक्चर्स में दिखाए गए हैं। तो सिमिलरली ऐसा ही डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आयोनिक कंपाउंड में भी हम यूज करते हैं। यस, तो यू कैन ड्रॉ दिस वन और इधर दिस वन, जिसमें भी आप टाइम कंफर्टेबल हो। आप चाहो तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हो जहां पर आप इसकी सारी शेल्स दिखा सकते हो, या फिर आप सिंपल सा वैलेंस शेल बनाकर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम अब 2 मार्क्स के बाद, कि 2 मार्क्स में हमको बेसिकली अपने टाइम अप्रोप्रिएट के हिसाब से जितना इंफॉर्मेशन उसने हमसे नीड की थी उतना ही हमने उसको प्रोवाइड की है। कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, जनरली हमारे पास आते भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर, जो जनरली अब यही होने लग गया है कि भाई थ्योरी तो वो ज़्यादा मांगते नहीं है, पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको कम कम इन्फॉर्मेशन में आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। गॉट इट? चलो, अब जब भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो वो हमेशा सब पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, उसमें अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड सेकेंड पार्ट इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो रिडॉक्स की बात कर लेते हैं। जब हम रिडॉक्स को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे
रिडॉक्स वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होती है। यानी कि वो सारी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जिनको नहीं मालूम कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है या फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अब बात या बच्चा वहां फंस जाता है जहां पर उसे ऑक्सीजन भी नहीं दिख रहा है, ना उसको हाइड्रोजन दिख रही है, फिर भी उससे पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो मेरे बच्चों उस टाइम पर आप क्या करोगे, उस टाइम पर आप चार्जेस देखोगे। उस टाइम पर आप किस चीज को नोटिस करोगे, चार्ज को नोटिस करोगे। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उन चीजों को आपको नोटिस करना है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जितना भी ये मैंने आपको बताया है इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो रिडक्शन बन जाएगा। यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। ठीक है, जस्ट रिवर्स करना है। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, तो इसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। और वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि भाई जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा जाए सबसे पहले, या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा जाए, या ऑक्सीडेशन पूछा जाए, या रिडक्शन पूछा जाए, तो ऑलवेज आप रिएक्टेंट की साइड को देखोगे। प्रोडक्ट्स आपको कभी नहीं देखने, प्रोडक्ट्स आपको कभी नहीं देखने, आपको सिर्फ कौन सा साइड चूज करना है, रिएक्टेंट वाला साइड जो है वो चूज करना है। गॉट इट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एक्चुअल में खुद क्या हो रहे होते हैं, रिड्यूस। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ये हमको याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर इसका प्रेजेंट होता ही होता है, बहुत ज्यादा बार आया है। अब नेक्स्ट है कि भाई इनके अंदर से कौन क्या है, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO। अच्छा मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन तुमने कहाँ पढ़ी है? हेलो, आवाज सही आ रही है? चलो अब बताओ कि इसमें तुमने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी है, किस जगह पर तुमने ये रिएक्शन पढ़ी है? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है हमने ये रिएक्शन? ये रिएक्शन हमने पढ़ी है मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी में हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में से जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम, तो हम कोक का यूज करते हैं, वहां हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, तो इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस। तो मुझे मतलब ही नहीं इधर क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ इनको देखना है, क्योंकि इन्हीं में से एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और इन्हीं में से एक रिड्यूस हो रहा है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, ना कि वो हैं जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे होंगे।
तो जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई जिंक में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो जिंक ऑक्साइड तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है। तो जब जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होगा तो कार्बन हमारा क्या होगा, कार्बन होगा हमारा ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज होगा हमारा कार्बन। ठीक है, अब रिडक्शन में किसी को प्रॉब्लम है, ऑक्सीडेशन में किसी को प्रॉब्लम है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ आ गए? ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, with the help of a balanced chemical equation, state the process of extracting mercury from its ore called cinnabar and copper from its sulfide ore. कॉपर को सल्फाइड ओर से और मरकरी को उसके सिनेबार ओर से एक्सट्रैक्ट करके हमें इक्वेशंस दिखानी है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखानी है। तो पहले हम फर्स्ट वाले पे ही काम कर लेते हैं कि भाई हमें इक्वेशंस दिखानी है, क्या? तो पहले हम फर्स्ट वाले पे ही काम कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला कह रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें सिनेबार को दिखाना है। तो सिनेबार इज मरकरी का ऑक्साइड HgS। ठीक है, सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड को ही हम सिनेबार कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाई जाएगी, ठीक है, तो ये बनेगा HgO प्लस सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यही मरकरी ऑक्साइड जो है इसे आप बस हीट कर दो तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली चीज ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशंस हैं हमारी कॉपर की, मरकरी की, जो सल्फाइड वाली इक्वेशंस, ये आती हैं तुम्हारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर ये आती हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आपको ये याद रखना है कि दो मेटल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, सब चीज़ टू टू है, देखो इसके अंदर दो मेटल एक्सप्लेन किए गए हैं, एक मरकरी और दूसरा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर को कैसे करेंगे हम, कॉपर यहाँ पर होता है +1 की स्टेट में Cu2S प्लस O2, तो यहाँ भी हमको क्या मिलता है Cu2O प्लस SO2। फिर जो ये Cu2O है ये अगेन रिएक्शन करता है बचे हुए Cu2S के साथ में और हमें देता है कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ आपको याद ये रखना है कि रिएक्शंस आपको खुद बैलेंस करनी है। दूसरी चीज, जो हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है मैंने कहा वहाँ हर चीज डबल डबल है। देखो, पहला दो मेटल यूज होते हैं मरकरी और कॉपर, दोनों ही सल्फाइड फॉर्म में हैं। दो मेथड्स हैं, पहला मेथड है हीटिंग अलोन, जो मरकरी वाला मेथड है वो कहलाता है हीटिंग अलोन, और जो कॉपर वाला मेटल है ये कहलाता है सेल्फ रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो हीटिंग अलोन H, हीटिंग H सिंबल है मरकरी का, स्टार्ट होता है उससे, तो H वाला जो मेथड है वो मरकरी के लिए यूज होता है और सेल्फ रिडक्शन वाला जो मेथड है वो कॉपर के लिए यूज किया जाता है। दोनों ही मेथड्स के अंदर दो दो स्टेप्स हैं, पहले वाले में तुम ऑक्साइड बनाओगे और दूसरे वाले में हीटिंग अलोन का मतलब है सिर्फ मरकरी ऑक्साइड को हीट करना होगा। सेकेंड वाले में भी ऑक्साइड बन रहा है लेकिन सेकेंड स्टेप के अंदर कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है, इसीलिए ये सेल्फ रिडक्शन कहला रहा है।
तो सेल्फ रिडक्शन, हीटिंग अलोन, तो लीस्ट रिएक्टिव मेथड में दो मेथड्स हैं, दो मेटल्स हैं, हर एक मेथड के दो दो स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। इसकी बैलेंसिंग आपको खुद करनी है, बैलेंसिंग आपको खुद करनी है इसकी, ठीक है ना। पढ़ लो बेटा, पढ़ने आए ना हम, पढ़ लो। सेकंड, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। Silver and copper articles slowly lose their shiny surface when exposed to air. Name the compounds formed on silver article and copper article in the form of coating. ठीक है, तो भाई सिल्वर आर्टिकल पे बनता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ठीक है, और कॉपर पे बनता है कॉपर कॉपर कार्बोनेट। देखो फॉर्मूला ये है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लो कि ये क्या चीज़ है और क्या हुआ है। कॉपर के साथ में केस ये है कि कॉपर जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ मिक्स्ड कंपाउंड, जहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनता है और कॉपर कार्बोनेट भी बनता है। बट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी ने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है एंड दे सेड कि कॉपर कार्बोनेट बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है विच इज ग्रीन इन कलर, विच इज ग्रीन इन कलर, ओके। और जब इसी की रिएक्शंस फर्दर करवाई जाती हैं तो हम कॉपर हाइड्रोक्साइड को यूज नहीं करते, हम सिर्फ कॉपर को कार्बोनेट के साथ में यूज करते हैं अगर वो हमसे कहे कि भाई किस तरह से हमको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड ये एक मिक्स्ड कंपाउंड बनता है यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी सिंप्लीफाई करने के लिए उसे सिर्फ कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म में यूज करती है विच इज ग्रीन इन कलर, ओवरऑल ग्रीन कलर का होता है, और जनरली ये इसी फॉर्म में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे मान लो उसने कह दिया कि भाई कॉपर कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा, अब कॉपर कार्बोनेट को हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते हो बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें देखते हो, आपको फॉर्मूला हमेशा यही मिलेगा कि ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेवल, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट आपको कॉपर कार्बोनेट पर ही रहना है, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट की ही रिएक्शंस जो हैं वो आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करवानी है। जो कॉपर, मैं वापस समझा रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। मैंने ये कहा कि भाई जब कॉपर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो ये अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से, इनसे तीनों से इसकी रिएक्शन होती है। जब इन तीनों के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो कंपाउंड बनता है ये, इज अ मिक्स्ड कंपाउंड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहाँ पर कॉपर कार्बोनेट के साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिंप्लिसिटी हमें क्या याद रखना है कि कॉपर कार्बोनेट हमारा मेन प्रोडक्ट है। कौन हमारा मेन प्रोडक्ट है? कॉपर कार्बोनेट हमारा मेन प्रोडक्ट है जो ग्रीन कलर का होता है। और इसी की अगर मैं फर्दर रिएक्शंस देखूं तो भाई इसी को हीट करने पर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर इसको हीट करेंगे तो फर्दर क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसको हीट करने पर हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है विच इज एक्चुअली ब्लैक इन कलर, ये तुम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब समझ आ गई बात?
तो हमारे जो क्वेश्चन थे कि भाई सिनेबार से क्या होता है, तो दो दो स्टेप में दो मेथड्स आएंगे और कैसे वो अपनी शाइन लूज करेंगे, सिल्वर आर्टिकल, कॉपर आर्टिकल्स, तो वो इस तरह से अपनी शाइन लूज कर देते हैं, एक ब्लैक कलर की कोटिंग बनाकर और दूसरा वाला ग्रीन कलर की कोटिंग बनाकर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। Why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बताओ? जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिंगल रिएक्टेंट्स मैनी प्रोडक्ट्स, एक ही रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे। डिकम्पोज हो रहा है मतलब टूट के बिखर रहा है। वहीं जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम जनरली बहुत सारे रिएक्टेंट्स लेते हैं जिनका प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होता है। जिनका प्रोडक्ट सिर्फ क्या होता है? वेरी गुड। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को हम एक दूसरे के रिवर्स फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जहाँ पर एक रिएक्टेंट से मेनी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे रिएक्टेंट से मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और इसका बेस्ट मेथड ये है कि यहाँ पर आप यूज करो केमिकल रिएक्शंस को। आप अपनी बात को समझाने के लिए थ्योरी लिखने की जगह केमिकल रिएक्शंस लिखो। जैसे मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया आपको, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी, मैंने टू द पॉइंट आंसर किया है, बट वो बहुत सही है। और अगर आपको ये भी याद नहीं रह पा रहा है तो गो विथ द एग्जैक्ट इक्वेशंस। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन के अंदर वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ये यूज करो। डिकम्पोजिशन के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है, वाटर हाइड्रोलिसिस है वाला कंसेप्ट है, तो वो सब यूज करो, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मेंशनिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। जैसे मैंने अभी कहा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एक एक केमिकल इक्वेशन यूज करो दोनों टाइप की रिएक्शंस की, और आप रिएक्टेंट का नेम, प्रोडक्ट का नेम मेंशन करो। जैसे अगर हम कहें FeSO4 जब ब्रेक होता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है, SO3 बनता है। तो ये हमारी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द एग्जाम्पल्स विच आर ऑलरेडी गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हमको सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है, तो कैसे अपोजिट है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद करो। पहले तो ये इक्वेशन तुम, ये डायग्राम तुमने कहाँ देखा है? कहाँ देखा है ये डायग्राम? स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो और फिर उसके बाद जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ो और फिर उनका आंसर दो। ठीक, तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दीज मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी यूज्ड एज मेटल सैंपल इन द गिवन सेटअप। देखो इतने डिटेल में क्वेश्चन है, तुम सोच सकते हो कि तुमसे एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम पूछ सकता है वो क्वेश्चन मार्क लगा के कि यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पर क्या था। तो डायग्राम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, वो MCQ में भी आ सकते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं भाई। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो भी तुमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तुम्हारे
कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है या सिल्वर है, ये पूछ रहा है पहले तो वो। तो मेटल सैंपल कहाँ है भाई, मेटल सैंपल ये है, ये मेटल सैंपल है जिससे तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है। तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मेटल सैंपल एक्चुअल में कौन से मेटल का था जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन इन ईच केस, और हर एक केस में क्या रिएक्शन होगी वो सभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस तुमको मेंशन करनी है। ठीक है, देखो यहाँ अगर इस डायग्राम को हम बहुत ध्यान से देखें तो ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, एक ग्लास वूल ली है जिसे वाटर सोक्ड किया गया है। ठीक, अब वाटर सोक करके हीट कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर की क्या बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे। अब डायरेक्टली याद कर लो कि कौन सा मेटल जो है वो स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल रिएक्शन करता है स्टीम के साथ में, हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ में। स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, यानी कि ये जो है वो है एल्यूमिनियम। अब मैं दूसरों की बात कर देती हूँ, हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर भाई किसी भी कंडीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ना वो कोल्ड वाटर करेगा, ना हॉट वाटर करेगा, ना स्टीम के फॉर्म में करेगा। अगर याद ना रहे तो घर में रखी हुई कॉपर के यूटेंसिल्स याद कर लेना कि कॉपर को हम जनरली कॉपर का पानी ज़्यादा पीना प्रेफर करते हैं। कोई गलत चीज़ नहीं बनती, कोई सॉल्ट नहीं बनता जो हमारी बॉडी में जाएगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी, सिर्फ कॉपर आयंस जो हैं वो उसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, तो कॉपर किसी भी केस में वाटर से रिएक्शन नहीं करता। आयरन करता है वाटर से रिएक्शन, लेड नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टीम के साथ में रिएक्शन करवा रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा रहा है, रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन गैस शो करती है कि भाई रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन याद करो कि जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है हाइड्रोक्साइड, वो बनाता है हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ बन रहा है ऑक्साइड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होगा वो थर्मली अनस्टेबल होगा, यानी कि वो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो एक स्टेबल कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, जिस स्टेबल कंपाउंड को हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होता है। इसीलिए तुम्हारे घर के अंदर एल्यूमिनियम के जो पुराने पुराने भी बर्तन होंगे ना, वो भी तुमको अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो रोज चूल्हे पे चढ़ते हैं और उतरते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होता है, तो हाई टेम्परेचर्स पर भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, और एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम के ऊपर हमें पूरा काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 के बाद 3 मार्क्स के बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो जनरली पैसेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, जनरली कैसे होते हैं, पैसेज बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हम पैसेज की बात करते हैं कि भाई किस तरह से हम चीज़ों को देखकर समझकर और फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक,
देखो हर एक जगह पर थ्योरी बहुत कम हो गई है, तो डायरेक्टली हमको सिर्फ कंसेप्ट देखना है और वन वन लाइन के अंदर हमारे आंसर्स हमको उसको प्रोवाइड करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अ स्टूडेंट टुक 2 क्लीन मेटल स्ट्रिप्स, उसने बता दिया ए आयरन स्ट्रिप है, ए आयरन स्ट्रिप है, गुड। बी कॉपर स्ट्रिप, बी कॉपर स्ट्रिप। स्ट्रिप ए वॉज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्ट्रिप ए को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। स्ट्रिप बी वॉज डिप्ड इन अ फेरस सल्फेट सोल्यूशन, और बी को हमने FeSO4 के सोल्यूशन में डिप किया। After some time, a reddish brown coating was observed on strip A. क्यों हो रही है? तो रेडिश ब्राउन होगी बिकॉज ऑफ द कॉपर डिपॉजिट, ये मैं खुद लिख रही हूँ, ठीक है ना। बट नो चेंज अकर्ड इन द स्ट्रिप बी, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब जो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं वो मेरे इन 2 लाइन के ऊपर बेस्ड होंगे, जिसको मैंने इतनी बड़ी थ्योरी को 2 लाइन में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस ऑन स्ट्रिप ए, कौन सा टाइप की रिएक्शन है? तो भाई पहला एक एटम है और दूसरा आयोनिक कंपाउंड है, इसका ये मतलब हुआ कि जो फर्स्ट आंसर है मेरा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के होने के बाद मुझे एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है, वो रेडिश ब्राउन जो है वो कॉपर डिपॉजिट है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर और FeSO4 बन जाएगा, ठीक है ना। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो हो रही है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 aqueous plus copper solid, ये aqueous और ये solid। स्टेट्स मेंशन करना ज़रूरी है अगर केमिकल रिएक्शंस पूछी हैं। दूसरी बात, सबको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की तो यू विल लूज योर मार्क्स, ओके। तीसरा स्टेप, थर्ड कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई नो चेंज वाज ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रिप बी, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर हम देंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर मैं कॉपर को एज अ मेटल यूज कर रही हूं तो वो आयरन को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। फोर्थ, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द relative reactivity of iron and copper? So iron is more reactive than copper. Got it? चलो next. During the summer holidays, Rohan visited his grandmother's village. He noticed that iron gates of the house had developed a flaky reddish brown substance. अब आयरन है, फ्लेकी बन रहा है, तो इसका मतलब रस्टिंग हो रही है। आयरन के कोरोजन को स्पेसिफिकली हम रस्टिंग कहते हैं, आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। His grandmother told him that they need to be painted every year, और इसको हमें every year पेंट करवाना पड़ता है। Next, later that day, Rohan opened a packet of potato chips that had been kept in the cupboard for 5 months. He noticed an unpleasant smell and a change in taste, and though the packet was sealed, तो जो पोटैटो चिप्स हैं वो कन्वर्ट हो गई, या हम कह सकते हैं उनमें कोई टेस्ट नहीं बचा, टेस्ट लूज कर दिया उन्होंने अपना, में से स्मेल आने लगी। ये मेथड है रेंसिडिटी का, ये जो चीज है ये उन्होंने रेंसिडिटी के लिए पूछी। रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्राइड एंड द ऑयली फूड आइटम्स, जिनको जनरली हम क्या करते हैं
यूज खाते हैं तो क्या कि बहुत टाइम बाद अगर छोड़ देंगे उनको, तो छोड़ने पर धीरे धीरे वो अपना स्मेल टेस्ट सब खत्म हो जाता है उनमें, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। ठीक है। नेम द केमिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन गेट एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो भाई जो रेडिश, वो जो केमिकल प्रोसेस है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। और जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3.XH2O, जैसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। Why does painting iron prevents the process mentioned above? जब हम किसी भी आर्टिकल को जिसको हमें रस्टिंग से बचाना है, आपको याद होगा हमने गैल्वेनाइजेशन में भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही बात की थी कि हम इंटरनली जो मेटल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब एक मेटल आर्टिकल पे मैं पेंट कर देती हूँ तो ये पेंट एक लेयर बना लेता है मेटल एंड ऑक्सीजन वाटर के बीच की। ऑक्सीजन वाटर के बीच में एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। बट टाइम के साथ साथ पेंट को बार बार करना पड़ता है क्योंकि वो निकल जाता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फिर भी जो मेटल होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ द चिप स्मेलिंग बेड कॉल्ड? रेंसिडिटी, ये मैंने लिख ही दिया कि जो ऑयली फूड आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, इसीलिए उनके अंदर एक फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और एक अनप्लीजेंट सा टेस्ट हो जाता है जो पैल्पेबल नहीं होता, हम उसे खा नहीं सकते इजीली। ठीक है ना। सजेस्ट वन वे अदर देन द एयर टाइट पैकेजिंग टू प्रिवेंट इट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई उनके अंदर हम या तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो उनके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो नोबल गैस नहीं होती है, ठीक है, वो अनरिएक्टिव गैस होती है, तो वो रिएक्शन नहीं करती है विथ द ऑयल और जो भी केमिकल्स अंदर प्रेजेंट है उनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्री मेटल्स ए एंड बी आर टेस्टेड विद डिफरेंट सोल्यूशन। तीन मेटल्स हैं ए बी आर टेस्टेड विद डिफरेंट सोल्यूशन। अच्छा, सॉरी, थ्री नहीं है, टू है बेटा। ठीक है। मेटल ए रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर वाइग्रेसली। मेटल बी डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म एन ऑक्साइड। ठीक है। तो मेटल ए जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है वाइग्रेसली। तो वाइग्रेस का मतलब होगा कि जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो फायर कैच कर लेगी। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो फायर कैच कर लेगी, और वहीं जो मेटल बी है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। A student also observed that when an oxide of metal B is heated with coke, अगर इस मेटल बी के ऑक्साइड को हम कोक के साथ में हीट कराएं, द मेटल इज ऑब्टेन, तो हमको मेटल मिल जाएगा। हाउएवर व्हेन एन ऑक्साइड ऑफ मेटल ए इज हीटेड विथ कार्बन, नो रिएक्शन। अगर, लेकिन अगर ए को इसके ऑक्साइड को कार्बन से करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा है वो? एक मेटल ए है जिसे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाई तो वाइग्रेसली रिएक्शन करेगी, तो वाइग्रेस का मतलब होगा फायर कैच कर लेगा हाइड्रोजन गैस। बी स्टीम के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, इसी ऑक्साइड को अगर कोक से रिएक्शन करवाऊंगी तो बी देगा, और लेकिन अगर ए के ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन करवाई तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब बताओ, अरेंज मेटल ए एंड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। भाई हमें दिख रहा है कि जो ए है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है,
उसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। यही बात दूसरे पॉइंट में प्रूव भी हो गई कि जो बी है वो तो रिएक्शन कर पा रहा है कार्बन से, लेकिन ए नहीं रिएक्शन कर सकता कार्बन से, क्योंकि कार्बन उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, राइट द रिएक्शन ऑफ बी विथ स्टीम। बी की रिएक्शन लिखो स्टीम के साथ में। तो भाई ये जो बी है ना तुम्हारा, ये एक्चुअल में आयरन है। ठीक, why can metal A not be extracted from its oxide by heating with carbon? The metal A is not extracted because metal A is more reactive than C. तो विच मेथड शुड बी यूज्ड इंस्टेड? तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो भाई जो मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं उनके लिए, उनके एक्सट्रैक्शन में जो मेथड यूज किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। तो जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं जनरली। बेटा कैल्शियम नहीं हो सकता क्योंकि कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता तो है कैल्शियम, लेकिन वाइग्रेस नहीं होती। वाइग्रेस का मतलब होगा इतनी स्पीड से होगी और इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच कर लेगा। ठीक है, तो वहाँ हमें ये याद रखना है कि हमें किस ऑप्शन में से चूज करना है, सोडियम पोटेशियम होंगे या फिर कैल्शियम होंगे, क्योंकि यही तीन मेटल्स हैं जो हमने कोल्ड वाटर के अंदर पढ़े हैं। कैल्शियम नो डाउट रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ में, बट इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं होती, बहुत वाइग्रेस नहीं होती कि उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो सके। ठीक है, ये याद रखना है हमको। लास्ट जो हैं हमारे वो हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मार्क्स गेनिंग होते हैं। बट बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना कि पेपर में हम बहुत बार और के ऑप्शंस में गड़बड़ कर देते हैं कि भाई होल का ऑप्शन दे रखा है या किसी किसी एक ऑप्शन का दे रखा है कि भाई और ऑप्शन है। तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि क्या टोटल हमारा, क्योंकि यहाँ तुम्हें और बहुत ज़्यादा मिलेगा कि आपको ये आता है कि आपको ये आता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करें। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो भाई आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो पहला, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि जैसे ही ब्रेक होंगे, टूटेंगे, तो ये पाउडर की फॉर्म में बिखर जाए, जैसे कांच टूटता है ना हमारा, बिल्कुल वैसे ही ये टूट जाते हैं। उसे हम कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्योंकि इनके बीच के जो इनके जो आयंस होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उसी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम जनरली इन्हें तोड़ने के लिए हमें इन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होता है। और थर्ड एंड लास्ट, ये कंडक्टर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बट ओनली इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर ये कंडक्टर्स होते हैं। कभी भी अपने सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर्स नहीं होंगे, ये इंसुलेटर्स होंगे। उस टाइम पर इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, क्योंकि आयंस कॉम्पैक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना होता है तो हमें कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल फ्री चाहिए होता है। जैसे मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। Similarly, ions good conductors होते हैं only in the aqueous and the molten state, क्योंकि इस टाइम पर उनके आयंस फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि क्यों आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते,
बट एक्वस और मोल्टन स्टेट में वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट बट द सॉलिड फॉर्म डज नॉट। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस नहीं होते। फ्री आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी के लिए क्या कौन काम करेगा। हमने कहा ना कोई चार्ज पार्टिकल फ्री होना चाहिए। ठीक, वेरी गुड अंश, वेरी गुड। जी बोलें, क्या डाउट है आपको, बताएं क्या डाउट है आपको। चलो विल कंटिन्यू। सेम ही आंसर लिखना है कि भाई कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। An element M burns in oxygen with a dazzling white flame to form a white ash O। अब इसमें तो तुम लोगों को ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। गॉट इट। सबसे पहली ही एक्टिविटी है जहां हमने डेजलिंग फ्लेम की बात की है। हमने डेजलिंग फ्लेम की बात की है, वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, हमने उसकी बात की है। ठीक है, तो एलिमेंट एम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, नो डाउट दिस इज मैग्नीशियम। यार कुछ चीजें ना बार बार जब एक एक बार बार पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो दिमाग में बैठ जाती हैं। बट एनसीईआरटी इससे बाहर जाएगी कैसे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में तो सिर्फ यही होता है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम है भाई वाइट डेजलिंग फ्लेम वाला। और वाइट ऐश किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। When O is dissolved in water, it turns red litmus blue. Obviously, ये कोई सोचने की बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्यों नहीं करेगा, बेस होते हैं सारे के सारे। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे ऑल आर बेस, ये बेस हैं। दो तीन को छोड़ के भाई, वो तुमको पता है एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई MnO हमने कर दिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द बर्निंग ऑफ M एंड द डिसोल्यूशन ऑफ वाटर। तो बर्निंग की बात करोगे तो डिसोल्यूशन वाला तो बर्निंग में हम लिखेंगे Mg प्लस O2, तो बैलेंस लिखनी है तो 2MgO गिव्स 2MgO प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद रखना है हमको। सेकेंड, magnesium oxide when dissolved in water it gives you MgOH2। बैलेंस अपने आप कर लेना। ठीक है, बैलेंस अपने आप कर लेना। चलो नेक्स्ट, एलिमेंट M रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म अ कंपाउंड C। अब भाई क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। शो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड C यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मेंशन 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड C। पहली चीज जो इसने कही वो थी इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाओ और एक कंपाउंड बनाओ। तो जब कंपाउंड बनेगा तो हमको पता है मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अभी जस्ट बनाकर आए हैं हम 2 मार्क्स के अंदर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, वो भी अभी जस्ट हमने बात की हुई है कि हमने बनाया था कंपाउंड हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये देखो, ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड। यही सेम स्ट्रक्चर आपको अगेन ड्रॉ करना है। ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर आपको आगे ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट कह रहा है मेंशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड सी। भैया आयोनिक कंपाउंड है, वही दो प्रॉपर्टीज लिखनी है जो तुम अभी जस्ट पीछे पढ़कर आए हो कि हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, एक्वस स्टेट में मोल्टन स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं। वही सेम सेम चीजें जो हैं वो आपको देखनी है। ठीक है, वेरी गुड अंश, वेरी गुड। तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, अब 5 मार्क्स को हमने कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
3 मार्क्स का ये हो गया शॉर्ट एंड स्वीट, 2 मार्क्स का ये हो गया शॉर्ट एंड स्वीट। ना ज़्यादा थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट है और ना ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, बट अपने पॉइंट्स को क्लियर करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू एंजॉय द सेशन। डिड यू लाइक द सेशन? आपको पसंद आया? कैसा था सेशन आज का? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।